कल हमने 2021 स्टार्ट किया था और काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे 2021 के। हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, साइक्लिक अप्रोच वाला। अब कुछ भी क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 जनवरी 2021 से आपने पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस को काउंट करना स्टार्ट किया। पेट्रोल का जो प्राइस था वो mth डे पे, मतलब डे आपको नहीं पता है, कोई x डे मान लो या m डे मान लो, उस दिन पेट्रोल का प्राइस कितना था 80 प्लस 0.1 इंटू m। अब m कुछ भी हो सकता है, m हमें नहीं पता है अभी। m की वैल्यू जो है 1 2 3 से लेके 100 तक, बट उसका ये कहना है 100 के बाद प्राइस क्या हो गया कांस्टेंट, तो m की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 100। ये आपको पहले बता दिया उसने कि m 100 के बाद रुक गया, तो m की फाइनल वैल्यू 100 लेनी है आपको। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल, डीजल का जो प्राइस है nth डे पे, ये nth डे आपको नहीं पता, वो ऐसा कह रहा है कोई भी दिन हो सकता है nth डे, यही आपको n निकालना है। और वो कह रहा है 2021 में इसकी प्राइस कितनी थी 69 प्लस 0.15 इंटू n। आपको ये बताना है कि साल का ऐसा कौन सा दिन था 2021 का जहां अभी पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है 80 प्लस 0.1 इंटू m, यही दिया हुआ है। इसको आपको किसके बराबर लिखना है 69 प्लस 0.15 इंटू n। सेकेंड इक्वेशन यही है, दोनों इक्वेशनों को आप इक्वल कर दोगे निकालने के लिए। अब सबसे पहले ऑप्शन देख लो, सबके सब ऑप्शन कौन से महीने के हैं मई के, तो मैं दिन काउंट कर लेता हूँ मई तक कितने दिन आएंगे। जनवरी में कितने दिन होते हैं क्योंकि 2021 है, फरवरी में कितने दिन आएंगे, फरवरी में, मार्च में 31 होता है मार्च में कि 30 होता है, अप्रैल में। अब हम अप्रैल तक रुक जाएंगे क्योंकि मई का देखना है, तो पहले काउंट कर लो 31 प्लस 28 ये हो जाएगा आपका 59, 59 प्लस 31 90 और 90 प्लस 30 120 दिन। आपके पास टोटल अप्रैल तक कितना आ रहा है 120 दिन। एक ऑप्शन आपको कैसा ऐसा कह रहा है 20 मई, तो मैं 20 दिन और पकड़ के चलता हूँ, डायरेक्ट मैं ऑप्शन डाल दूंगा 120 में 20 ऐड करूंगा क्या होगा 140, तो बेस्ट है ये डाल देता हूँ। n की वैल्यू मुझे क्या रखनी है 140 और m की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, क्या फिक्स कर दी है 100, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 80 प्लस 0.1 इंटू 100। m की जगह मैंने क्या कर दिया 100 डाल दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा 69 प्लस 0.15 इंटू 120 प्लस 20 कितना हुआ 140। अब 0.1 इंटू 100 करूंगा तो 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 10 यानी 90 हो जाएगा। ये किसके बराबर आना चाहिए। अब 140 इंटू 15 करोगे, द मोमेंट आप 140 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, कर भी लो, 140 को आपको 0.15 से मल्टीप्लाई करना है। 140 को जब आप पॉइंट हटाने के लिए एक काम करो, हाँ ये हो जाएगा 14 इंटू 1.5 ऐसा लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाया मैंने एक तो। अब 14 इंटू 1.5 मेरा कितना हो जाएगा 21, 14 वन सा 14 और 14 इंटू 0.5 कितना होता है 7, तो 14 या तो 140 इंटू 0.15 करोगे ना मोबाइल में तो 21 ही आएगा, या बेटर क्या किया है मैंने, ये बीच में एक पॉइंट था, ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहाँ से एक जीरो काट दिया, तो 14 इंटू 1.5 लिख सकता हूँ अब, तो ये कितना हो जाएगा 21। 69 प्लस 21 कितना होता है 90, तो देख रहे हो 90 इज इक्वल टू 90 आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, यानी मेरा फाइनल आंसर क्या होगा 20 में ही होगा। मुझे बस n की वैल्यू निकालनी थी, कौन से दिन दोनों का प्राइस सेम होगा, पेट्रोल का भी और डीजल का भी। इसीलिए मैंने क्या किया, मुझे m तो पता था, m की वैल्यू फिक्स हो जाएगी दैट इज 100, मुझे n निकालना था, n कौन सा दिन होगा। पहले मैंने नंबर ऑफ डेज काउंट कर लिए जनवरी से लेके अप्रैल तक, वो आ गया मेरे पास 120, और फाइनली मैंने बोला अगर 20 मई की तारीख पकड़ता हूँ तो 20 दिन और जोड़ दूंगा, तो 140। ये मैंने इसलिए किया कैलकुलेशन इजी हो जाता। अभी सोचो ना 140 इंटू 15 भी टाइम लग रहा था, 141 करते तो और टाइम लगता, अगर मैं 21 दिन काउंट करता तो 19 करता या 18 करता।
कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ना ऐसा ही नंबर ऐड कर दिया करो जो ऑप्शन में दिया होता है, पहले उसको ट्राई कर लो। अगर ये हमारा आंसर नहीं आता फिर हम दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, ये इक्वेशन को इसके बराबर कर देना था। वो कह रहा है पेट्रोल और डीजल की प्राइस कब सेम होगी। ठीक है, और पेट्रोल में एम मेरा फिक्स कर दिया था 100 है, आपको बताना था ये जो एन है ये कितना होगा, तो एन मेरा आ गया 140। तो 140वें दिन फाइनली पेट्रोल और डीजल की प्राइस सेम हो जाएगी। समझा है क्वेश्चन की, फिर से बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको कह रहा है एक बायोलॉजी की क्लास है और उसमें एक टीचर ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि जानवरों की जो पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, वो हर 12 साल पे क्या होगी, डबल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स विल डबल इन साइज आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 2021 में पॉपुलेशन कितने थी, 50 एनिमल्स। अगर आपको कह रहा है पी जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो बताओ इसमें से कौन सा इक्वेशन सही होगा। अब सबसे पहले 2021 में कितने जानवर थे, 50, 12 साल बाद डबल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100, यानी 50 इंटू 2 डबल हो रहा है। अब 24 ईयर्स, अगले 12 साल में फिर कितना हो जाएगा, 50 इंटू टू डबल हो जाएगा। फिर 36 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 50 इंटू टू, ऐसा 2 का क्यूब हो जाएगा। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, 0 पे था ये 50, 12 साल पे कितना था, 50 इंटू 2 टू द पावर 1, 50 इंटू 2 को 2 टू द पावर 1 लिख सकता हूँ। 24 साल में कितना था ये, 50 इंटू 2 टू द पावर 2, क्योंकि 2 बार 2 आ रहे थे। अब 36 साल में कितने बार 2 आ रहे हैं, 3 बार, तो मैं 36 पे क्या लिखूंगा, 50 इंटू 2 टू द पावर 3। अब ऑप्शन चेक करो, पहला वाला कह रहा है 12 प्लस 50 इंटू एन, ये तो कभी नहीं हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे हो 50 इंटू एन टू द पावर समथिंग है, तो ये तो कट जाएगा मेरा। सेकंड कह रहा है 50 प्लस 12 एन, ये भी नहीं होगा क्योंकि 50 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, 12 के साथ तो मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला कह रहा है 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 एन, मतलब यहाँ डाल दोगे कोई भी मेरा 2 टू द पावर 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक में भी नहीं आ रहा है। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, p इज इक्वल टू 50 इंटू 2 टू द पावर n बाई 12। एग्जैक्टली, n अगर मैं 12 रख दूंगा तो 12 बाई 12 क्या हो जाएगा 1, n अगर मैं 24 रख दूंगा तो 24 बाई 12 क्या हो जाएगा 2, तो देख रहे हो 24 में 2 आ रहा है। और n अगर मैं 36 रख दूंगा तो 36 बाई 12 कितना होगा 3, तो 36 के केस में n की पावर आ रही है 3, तो बस आपको n के जगह ये साल डालना था कोई भी। अगर मान लो आप यहाँ डालते तो ये क्या हो जाता 12 प्लस 50 इंटू 12, क्योंकि 12 साल पे बढ़ रहा था, इक्वेशन तो ऐसा था ही नहीं। सेकेंड वाला केस क्या कह रहा था, 50 प्लस 12 इंटू 12, मतलब 194 ईयर्स। क्या कोई भी 194 ईयर आ रहा है वैल्यू, नहीं। तीसरा वाला भी हमने क्यों नहीं लिया, ये आपको कह रहा है 50 इंटू 2 टू द पावर 12 इंटू 12, क्या कोई भी पावर 144 थी, नहीं। बेस्ट वाला ऑप्शन यही था, ऑप्शन में बस वैल्यू डाल के देखनी थी। n के जगह आप 12 के मल्टीपल ट्राई करो, क्योंकि 12 पे आ रहा था 2 टू द पावर 1 24। इस इक्वेशन को वापस देखो, मेरे पास इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है 50 इंटू 2 टू द पावर n बाय 12। ये n पे अगर आप 12 रखोगे, 12 बाय 12 क्या हो जाएगा 1, तो 50 इंटू 2 टू द पावर 1 यही वाली इक्वेशन है। द मोमेंट आप n की जगह 12 की जगह 24 रख दोगे तो 24 बाय 12 कितना होगा 2, तो दैट इज 50 इंटू 2 टू द पावर 2। द मोमेंट आप n की जगह 36 रख दोगे, 36 बाय 12 कितना होता है 3, तो 50 इंटू 2 टू द पावर 3। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। एक क्लास है, उसमें 60% स्टूडेंट कहाँ से है, इंडिया से। अगर मान लो ये क्लास है और 60% स्टूडेंट इंडिया से है, तो 40% कहाँ से होंगे, फॉरेन से। यही बता सकते, बचे हुए तो फॉरेन से ही होंगे। नेक्स्ट,
50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इंडिया में 50% स्टूडेंट कैसी थी? गर्ल्स। इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब उसका ये कहना है टोटल बच्चों में से 50% गर्ल्स थी, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में से। अब इंडिया में से कितने गर्ल्स थी? 30%। 60% स्टूडेंट अगर टोटल है तो 60 का 30% कितना होगा? 18। मान के चलते 100 बच्चे थे, 60 इंडिया में है, तो इंडिया में अगर 30% गर्ल्स है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 6 3 18। 60 का 10% कितना होगा? 6, तो 30% कितना होगा? 18। तो 16 मेरी गर्ल्स है तो बचे हुए क्या हो जाएंगे? बॉयज़। तो बॉयज़ मेरे कितने हो जाएंगे? 42। 60 में से 18। वापस क्वेश्चन पढ़ो। इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंडियन। ये क्लास है, क्लास में 60% स्टूडेंट कैसे हैं? इंडियन। मैं ऐसा मान रहा हूँ 100 बच्चे थे, 100 में से 60% स्टूडेंट इंडियन हो जाएंगे, मतलब 60 बच्चे इंडियन है। उसमें भी कह रहा है 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल, मतलब इंडिया में जो 60 बच्चे थे उसमें से 30% गर्ल्स थी। तो 60 का 30% कितना होता है? 18। 18 आपकी गर्ल्स हो गई, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे? बॉयज़। अब क्योंकि आपको पता है टोटल बच्चों का 50% क्या था? गर्ल्स। टोटल बच्चों का, टोटल बच्चे कितने थे? 100। 100 का 50% कितना होता है? 50। 50 में से अगर 18 गर्ल्स इंडियन है तो बचे हुए 32 गर्ल्स क्या हो जाएंगे? फॉरेनर्स। तो यहाँ पे फॉरेन में कितने गर्ल्स हो जाएंगे? 32। और बॉयज़ कितने हो जाएंगे बचे हुए? बॉयज। तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स दैट आर बॉयज? 8/40। कितना परसेंटेज होगा? 40। 8 का % हो जाएगा 4, तो 8 कितना परसेंटेज होगा? 20। मैं ये कह रहा हूं आपको पहले क्लास दिया हुआ है, उसमें 100 लोग थे, 100 में से 60 आपको पता था इंडियन है, 40 फॉरेनर है। 60 इंडियन में भी 16 मेरे पास गर्ल्स थे, बचे हुए मेरे पास बॉयज थे, और यहाँ पे भी फीमेल में 32 गर्ल्स हो गए क्योंकि टोटल 50 करना था, और बचे हुए हो जाएंगे बॉयज। 40 में से 8 अगर बॉयज है कितना परसेंटेज होगा? अब 10% कितना होता है 40 का? 4, तो 8 कितना होगा? 20%। 20% टिक करो, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल किया ही था। ये भी डिस्टेंस वाला भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। अब ये देखो अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है। इसके लिए एक नोट लिख लो, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जब अल्फ़ाबेट को आप आईने में देखोगे तो कितने ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं कि आईने में भी सेम दिखेंगे। जैसे अगर आप अल्फ़ाबेट एम को आईने में देखोगे ना, तो एम आईने में एम ही दिखेगा, रिवर्स हो जाता है डिजिट। जैसे आप ई देखोगे आईने में ना ऐसा, तो ये उल्टा हो जाएगा, ई आईने में आपको ऐसा दिखेगा, रिवर्स हो जाता है। यस, तो ए जो है वो भी सेम दिखेगा, एम भी सेम दिखेगा। तो लिख लो कौन कौन से डिजिट सेम दिखते हैं, लिखो। इन अ मिरर if alphabets such as A, H, I, M, O, T, U, V, W, X and Y appears to be same as original। ये सारे अल्फ़ाबेट्स को जब आप आईने में देखोगे तो ओरिजिनल जैसे ही दिखेंगे। अब टोटल कितने नंबर हुए, अल्फ़ाबेट कितने हुए टोटल, काउंट करो। 11 अल्फ़ाबेट है। अब इसमें क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट पूछ रहा है। उसमें वॉवेल देखो कितने हैं, 4 वॉवेल है, तो उसमें से 7 हो जाएंगे कॉन्सोनेंट,
बचे हुए क्या हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। आपको क्वेश्चन पूछा था इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट व्हेन ऑब्जर्व इन अ मिरर, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दिस विच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप। डू नॉट पूछ रहा है, लग कौन से रहते 7, टोटल कितने होते हैं 21, 21 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा 14। आपको क्वेश्चन पूछ रहा था कितने ऐसे अल्फाबेट है जो मिरर में देखेंगे तो ओरिजिनल की तरह नहीं लगते, तो हमको ओरिजिनल पता है, ओरिजिनल की तरह कितने लगते 7 लगते थे। कॉन्सोनेंट अगर यहां लिख देता ना कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल तो कितना माइनस करते 11, क्योंकि 4 वॉवेल थे टोटल 11 थे, तो हम लोग उस केस में क्या करते 26 में से 11 माइनस करते, टोटल ऐसे 15 आंसर आता। बट क्योंकि यहां पूछा था कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट टोटल कितने होते हैं अल्फाबेट में 21, 5 तो वॉवेल हो गए ए ई आई ओ यू। द मोमेंट 26 में से 5 माइनस कर देंगे 21 बचेगा, 21 में से भी 7 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, अब पेपर में ये निकालना मत, अब आपका ऑलरेडी डेटा है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो यू नो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का है जो बॉल के साथ खेल रहा है और वो ऊपर से बॉल को ड्रॉप कर रहा है। हाइट कितनी दी है आपको 1.5 मीटर्स। अब वो कह रहा है जितने बार वो बॉल को नीचे गिरा रहा है, बॉल जो है वो उसकी हाइट कम होते जा रही है। मतलब पहली बार मैंने बॉल को यहाँ से गिराया, बॉल यहाँ तक आया, सेकेंड टाइम जब बॉल आएगा तो उसकी हाइट कम होते रहेगी। कितनी कम 1/5 हाइट कम होते रहेगी। पहली बार मान लो यहाँ से बॉल गिराऊंगा तो बॉल यहाँ से जब जाएगा ये हाइट तक बॉल ड्रॉप करूंगा तो अगली बार यहाँ तक आएगा बॉल, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ तक आएगा, 1/5 हर टाइम बॉल की हाइट कम होगी, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है कब ऐसा टाइम आएगा कि फाइनली बॉल जो है, नहीं उसने एक चीज़ और बता रखी है, बॉल जो है वो फाइनली जब 50 सेंटीमीटर की हाइट तक आ जाएगा उसके बाद ऊपर उठेगा ही नहीं। एक बार अगर बॉल 50 सेंटीमीटर, मान लो ये 50 सेंटीमीटर है, लास्ट टाइम जब ये 50 सेंटीमीटर या उसके नीचे आएगा उसके बाद बॉल ऊपर उठेगा ही नहीं, फाइनली ज़मीन पे गिर जाएगा। आप ये टेनिस बॉल से भी कर सकते हो, आप एक टेनिस बॉल को गिराओ, आप देखो ये बाउंस करते रहता है और एक टाइम आएगा कुछ बाउंस के बाद वो रुक जाएगा। तो इसने वो बाउंस का कितना दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। नाउ ही इज आस्किंग यू व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग। अगर मैं इमेज बना के दिखाऊं, मान लो मैं यहाँ का हूँ, मैंने एक बॉल गिराया, नेक्स्ट टाइम जो बॉल जमीन को टच करेगा ऐसा, नेक्स्ट टाइम बॉल यहाँ तक आएगा, ये हाइट कितनी दे रखी है 4/5 ऐसा। फिर ये बॉल जब यहाँ से नीचे जाएगा ऐसा, तो फिर ये कितना आएगा यहाँ तक, ये हाइट पहले वाले की कितनी है 4/5। फिर ये बॉल जब यहाँ से नीचे जाएगा फिर यहाँ तक आएगा, ये हाइट पहले वाले की कितनी है 4/5। ऐसे करके 4/5 4/5 4/5 करके बॉल की हाइट कम होती रहेगी। ठीक है, और बॉल कब रुक जाएगा, जब मान लो ये हाइट अब आपको दिख गया 50 सेंटीमीटर आ गई थी, इसके बाद जब बॉल नीचे ज़मीन पर जाएगा ना तो बॉल ऊपर आएगा ही नहीं, उसके बाद बॉल फाइनली रुक जाएगा। अब आपको निकालना है, करते हैं क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, हाइट दे रखी थी 1.5 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और 50 सेंटीमीटर तक बॉल रुक जाएगा। मान लो पहली बार मैंने 150 सेंटीमीटर से बॉल गिराया, जब ये बॉल नीचे जाएगा 150 का 4/5 हाइट तक आएगा। नेक्स्ट टाइम 150 का 4/5 करोगे तो कितना आएगा, 5 से कट जाएगा 30, 34 तक कितना होता है 120। तो नेक्स्ट टाइम जब बॉल आएगा किस हाइट तक आएगा 120 सेंटीमीटर तक, फिर बॉल नीचे जाएगा और 4/5 हाइट तक आएगा। 120 का 4/5 निकाल लो, 5 से 120 को काटोगे 24 आएगा, 24 × 4 कितना होता है 96। तो नेक्स्ट टाइम बॉल कौन सी हाइट तक आएगा 96 सेंटीमीटर तक। अब 96 से नीचे जाएगा फिर 4/5 हाइट तक आएगा, फिर 96 का निकाल लो 4/5, 19 5 95 होता है, तो लगभग 19 के करीब आएगा ये, और 19 4 कितना होता है 76। तो अगली बार 96 से कहाँ तक बॉल पहुँच गया 76 सेंटीमीटर। फिर 76 का 4/5 निकालो, 15 5 का कितना होता है 75,
15 से कट जाएगा, ये अराउंड 60 सेंटीमीटर कुछ आएगा। अब 60 का आप 4/5 जब फाइनली निकालोगे तो आपको पता चलेगा 65 4 5 12 होता है, 12 4 कितना होता है 48। और मैंने आपको क्या कहा था, एक बार अगर 50 सेंटीमीटर के नीचे आ गया तो फिर बॉल राइज नहीं करेगा। अब काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम बॉल बाउंस हुआ। आंसर इज 6। हमने 48 के बाद क्यों कैलकुलेट नहीं किया, 48 50 सेंटीमीटर से कम है। अगर यहाँ 52 भी आता या 51 भी आता ना, फिर से आप 4/5 हाइट कैलकुलेट करते हैं, बट क्योंकि आपका आंसर 48 आ गया है, आप अब आगे कैलकुलेट नहीं करोगे। ठीक है, हमने कल ये भी कर लिया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वाला, याद आ रहा है? ये क्वेश्चन में एक्चुअली एक मिस्टेक की थी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा था, मान लो ये इधर है एक वुमेन 12 किलोमीटर नॉर्थ गई, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो सकती है, ये साउथ होगा, ये हो जाएगा वेस्ट, सॉरी ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। वो नॉर्थ गई 12 किलोमीटर, यहाँ से वो वापस कितना आई 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, मतलब अभी भी वो 6 किलोमीटर कहाँ है नॉर्थ में, और फिर वो 8 किलोमीटर यहाँ गई ईस्ट की तरफ यहाँ। तो हमने गलती से साउथ ईस्ट कहा था, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट रहेगी और एंगल 45 डिग्री से कम ही होगा। इसका आंसर हमने ऊपर वाला मारा था, एक्चुअली इसका आंसर बी हो जाएगा। एंगल लेस देन 45 डिग्री, एंगल वाला तो अपना सही आया था क्योंकि ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री ऐसा। तो 30 डिग्री से कम ही एंगल बना हुआ, और ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, बीच में कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट। आपको अगर डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप यही करना, सबसे पहले नॉर्थ बना लेना, ये बना लेना साउथ, ये बना लेना ईस्ट और ये बना लेना वेस्ट। अगर इनके बीच में कहीं आ रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ये वाला क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में है, ये वाला क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था, जिसमें 8 आ रहा था आंसर, बट आप लोगों ने बताया था 901 का 9 1 10 भी काउंट कर सकते हैं, याद आ रहा है? ये वही वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 9 आएगा फाइनली। हमने गलती से 8 गिन लिया था। ये भी हमने कल कर लिया था। ये भी कर लिया था, बैंक एम्प्लॉय वाला 25 मीटर आ रहा था, ऊपर नीचे जा रही थी, फाइनली 20 और 5 25 आ रहा था। ये वही वाला डायग्राम है। ये पहले 10 किलोमीटर साउथ गई, फिर लेफ्ट लिया, फिर 20 किलोमीटर गई, फिर लेफ्ट लिया, फिर 40 किलोमीटर गई, वो वाला 20 + 25 25 वाला है। ये भी कर लिया था सम कैटर अलमीरा, ये अभी कर ही लिया, ये भी कर लिया। ऊपर भी देख लो, कुछ छूटा नहीं ना। सम रेडियो और मोबाइल कल कर लिया था। ये फ्यूल वाला भी कर लिया हमने, 60 स्टूडेंट्स भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये छूटा है डिविजिबिलिटी, इसका भी फॉर्मूला बताऊंगा, उससे हो जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट को अभी थोड़ा रोकते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलेज है वो बस बता दूंगा, उससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कल हमने ये भी कर लिया था, गैजेट, लॉ, ओल्ड, न्यू वाला क्वेश्चन। उसके बाद हमने सीक्वेंस वाला भी कर लिया था, जहाँ मैंने आपको बताया था ऑड वाली एक सीक्वेंस फॉलो करते, इवन वाली एक सीक्वेंस फॉलो करते। फिर मैट्रिक्स वाला भी कर लिया था हम। मैंने आपको कहा था 7 - 10 3 आएगा, 9 - 3 6 आएगा, और 13 - 10 3 आएगा, और 3B क्यों आएगा, क्योंकि A और C ऑलरेडी आ गया है, B बचता है बस हमारे पास। उसके बाद ये वाला भी कर लिया था। मैंने आपको कहा था इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1.5, फिर 2.5, फिर 3.5। सेम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आ रहा था 9.375, ऑप्शन से हमने देख लिया था। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको दिया एक पर्सन जो है X, वो प्लेस A से अनदर प्लेस Y
हाँ, एक पर्सन एक्स जो है वो प्लेस ए पे खड़ा है और दूसरा पर्सन वाई जो है वो कहाँ खड़ा है, प्लेस बी पे, और वो दोनों एक साथ निकले। मतलब मान लो ये ए है, ये बी है, ए पे कौन खड़ा है, एक्स, बी पे कौन खड़ा है, वाई, दोनों एक साथ अपने जगह से निकले एंड दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब एक्स इस तरफ जा रहा है और वाई इस तरफ आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको कह रहा है जो जगह है ए और बी वो कितने डिस्टेंस पे है, 15 किलोमीटर। ए से बी डिस्टेंस कितना है आपका, 15 किलोमीटर। आगे दिया हुआ है एक्स जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है। एक्स हर घंटे कौन सी स्पीड से जा रहा है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे ये 1.5 किलोमीटर चल रहा है। बट वाई जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 आवर, पहले घंटे में वो 1 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, नेक्स्ट घंटे वो 1.25 किलोमीटर से चल रहा है, नेक्स्ट घंटे वो अपनी स्पीड बढ़ा के 1.5 कर रहा है, फिर नेक्स्ट इसमें फिर से 0.25 बढ़ेगा और फिर नेक्स्ट इसमें फिर से 0.2 बढ़ेगा। मतलब x का तो आपको फिक्स दिया है, x पहले घंटे कितना चलेगा, 1.5, सेकंड इसमें भी 1.5, थर्ड भी 1.5, फोर्थ भी 1.5 और 5 भी 1.5। बट y का देखो, y का सबसे पहले कितना दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट कितना दिया है 1.25 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट कितना दिया है 1.5 किलोमीटर पर आवर। देख लो सब में 0.25 बढ़ रहा है। अब फोर्थ वाला जो होगा वो कितना होगा 1.75 और लास्ट वाला कितना होगा 2। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा हुआ है दे टेक 5 आवर्स टू मीट, उनको मिलने के लिए 5 घंटे लगते हैं। अब मान लो अगर 1.5 किलोमीटर के हिसाब से 5 बार चलेगा तो कितना किलोमीटर कवर करेगा, 7.5 कैलकुलेट करोगे तो, और इसका कैलकुलेट करोगे 5 घंटे का तो 1 ये 2 है, 2 + 1 कितना होता है 3, 1.75 और 1.25 को भी ऐड करोगे तो 3 आएगा, 3 + 3 6 और 6 + 1.5 कितना होगा 7.5। ये 5 घंटे में 7.5 इधर आएगा और ये भी 7.5 इधर आएगा, 7.5 + 7.5 कितना होगा 15। तो दोनों एग्जैक्टली 5 घंटे बाद मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट सही है और लिखा हुआ है दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी, ये भी बात सही है। ये भी 7.5 पे एग्जैक्टली मिलेगा, ये भी 7.5 पे और ये मिडवे ही है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 ओनली। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक लड़का है मान लो, उसने 6 पेपर दिए हैं क्वेश्चन के हिसाब से, 6 पेपर्स दिए उसने। अब मैक्सिमम मार्क्स जो है सभी पेपर के सेम है, नहीं पता कितने हैं अभी, बस उसने एक पेपर दिया, सब मान लो 100 का होगा, 120 का होगा, 130 का होगा, सब एक जैसी मार्क्स के थे। बट उसको इन पेपर में मार्क्स कैसे मिले, उसका रेशियो दिया है 5:6:7:8:9:10। मैं मानता हूँ इस रेशियो को, पहले पेपर में कितना मिला 50, सेकंड पेपर में कितना मिल जाएगा 60, थर्ड इसमें 70, रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फोर्थ पेपर में उसको 80 मार्क्स मिले, फिफ्थ में 90 और लास्ट में कितना हो जाएगा 100। अब आगे लिखा हुआ है ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%, मतलब जितना भी ये मार्क्स आए ये कितना है 60%। इसको पहले कैलकुलेट कर लो, 50 + 60 110, 110 + 70 180, 180 + 80 260, 260 + 90 350 और 350 + 100 450। 450 मार्क्स जो है ये कितना दे रखा है 60%। ऐसा अब 10% निकालोगे इसको तो 450 को किससे डिवाइड करोगे 6 से, ये क्या हो जाएगा 10%। 450 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 75, 75 × 2 करोगे तो 150 और 150 × 6 3 बार करोगे तो 450 आ जाएगा एग्जैक्टली। तो आपके पास 10% कितना आ गया 75%, तो 100% कितना होगा 750 इंटू 10 कर दोगे तो आपको ये पता चल गया 100% कितना आया है 750, मतलब टोटल 750 मार्क्स का सारा पेपर मिला के था। एक पेपर की वैल्यू निकालने के लिए 750 को किससे डिवाइड करोगे 6 से, क्योंकि 6 पेपर लिए गए थे, तो मैं क्या करूंगा 750 को 6 से डिवाइड कर दूंगा एक पेपर के मार्क्स निकालने के लिए। इसको जब डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 125 मार्क्स। ठीक है, 125 मार्क्स का एक पेपर था। अब लास्ट में क्वेश्चन पढ़िए, आपको पूछ रहा है कितने ऐसे पेपर थे जिसमें उसको लेस देन 60% मार्क्स मिले। 125 का 60% निकाल लीजिए, 125 का 10% कितना होगा 12.5, इसका 60% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 12.5, ये आ जाएगा 75 60%। अब ये बताइए कितने पेपर में उसको 75 से कम था, 1 2 और 3, बाकी में तो 75 से ज़्यादा था, तो आंसर क्या हो जाएगा 3।
हमने कुछ नहीं किया, हमने ऐसा समझा 6 पेपर दिए, रेशियो दिया, रेशियो को बस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से भी करिए, 30 से भी कीजिए, आंसर सेम आएगा। 10 से इसलिए किया जितना कम वैल्यू रहेगा उतना एडिशन ईजी होता है। तो आपको पता चल गया टोटल पेपर कितने मार्क्स का था, 450, जितने उसको मार्क्स मिले। अब ये 450 मार्क्स किसके बराबर थे, 60%। तो आपने निकाल लिया कि उसको एक पेपर में, मतलब मिनिमम मैंने ऐसा पकड़ लिया कि 100 मार्क्स कितने के थे, 750, क्योंकि 450 अगर 60% का है तो 100% कितना हो जाएगा, 750। और एक पेपर, 6 पेपर लिए गए थे, तो एक पेपर कितने का होगा, डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 125 मार्क्स। जब 125 मार्क्स का एक पेपर है, आपको ये पता करना है उसको 60% से ज़्यादा कितने में मिले। 125 का 60% हमने निकाला, कितना आया, 75 मार्क्स। 75 मार्क्स से कम उसको 3 पेपर में मिले हैं, और आंसर हो जाएगा 3। आप में से कितनों ने मैथ्स 10th के बाद देखा ही नहीं, सच सच बताना। 10th के बाद देखा ही नहीं ना आपने, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है रिलेट करने में आप लोगों को। अरे यार, अगेन एक क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है आपको 120 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से 80 जो है वो इंडियंस है और बचे हुए फॉरेनर्स है। 120 लोग हैं, 80 इसमें इंडियन है, बचेंगे कितने, 40। 40 कितने हो जाएंगे, फॉरेनर्स। अब फर्दर 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। अब 120 में से 70 लोग क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश। आपको ये बताना है कितने ऐसे इंडियंस हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ टोटल 120 में से 70 लोग इंग्लिश बोलते हैं, पहला केस। तो मैं ऐसा मानता हूँ 40 के 40 फॉरेनर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 फॉरेनर्स, बचेंगे कितने, 30 इंडियंस। मान लो अगर 39 फॉरेनर्स बोलते हैं, एक फ्रेंच बोलता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 31। यहाँ अगर 38 फॉरेनर बोलते हैं, क्योंकि 40 से तो ऊपर होंगे नहीं है, 40 के नीचे ही होंगे ना, क्योंकि 40 तो फॉरेनर ही है। पहला केस जिसमें सारे फॉरेनर बोलते हो, सेकंड केस जिसमें एक फॉरेनर नहीं बात कर रहा हो तो एक इंडियन बढ़ जाएगा, थर्ड केस जिसमें 2 फॉरेनर इंग्लिश नहीं बोलते हो, वो स्पेन बोलते हो, वो डच बोलते हो। अब थर्ड केस है जिसमें 37 इंग्लिश बोलते हो और बचे हुए 33 यहाँ बोलते हो। तो एक चीज चेक कर रहे हो कितने इंडियंस हो गए, 30 या उससे ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 और मोर। गए से गए केस में भी 30 या 30 से ज्यादा इंडियंस ही इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि ये तो है 40 ही। अब 40 से ज्यादा तो लोग बोल ही नहीं पाएंगे, तो बचे हुए तो इंडियंस ही निकलेंगे। एक हमने केस मैक्सिमम पकड़ लिया कि जब पूरे फॉरेनर बोल रहे हैं तब 30 आ रहा है। नेक्स्ट केस जब एक फॉरेनर भी नहीं बोल रहा है ना, तो इंडियंस बढ़ रहे हैं, यानी 30 से ज्यादा ही हो रहे हैं। आंसर मार्क कीजिए डी, खत्म। पहले इसको क्लियर करने दो यार, रुको। अब ठीक है। ये क्वेश्चन भी कल हमने करा था, मैंने आपको बताया था एवरेज स्कोर ए का जो है वो हाईएस्ट 21 है और बी का कितना था, 22। तो बाय डिफॉल्ट जब खराब क्लास से अच्छे क्लास में बच्चे भेजेंगे तो एवरेज कम हो जाएगा, यही वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऐसा था, मैंने आपको कहा था ए का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 21 है और लोएस्ट 22 है, बट बी का लोएस्ट ही कितना है, 22। जो बी का लोएस्ट है ना उतना ए का हाईएस्ट है। अगर ऐसे केस में मैं ए से बी अगर बच्चे भेजूंगा, मैंने 4 बच्चों को कहाँ से शिफ्ट किया है, ए से बी में। अगर अच्छे क्लास में मैं 4 सड़े बच्चों को भेजूंगा तो एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला वाला जो है क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड वाला कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। डेफिनेटली नहीं बोल सकते, क्योंकि मान लो डेफिनेटली इंक्रीज कब होगा, जब 4 खराब बच्चों को भेजा मैंने। ऐसा भी तो हो सकता है यार कि मैंने जो 4 लड़के भेजे थे वो 21 मार्क्स वाले थे, तो उस केस में डेफिनेटली इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। मे भी होता तो आंसर राइट होता, जस्ट बिकॉज डेफिनेटली लिखा है तो इसका आंसर होगा सिर्फ 1 ओनली।
ये भी कल किया था। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 4 लेटर थे, उसको रिवर्स कर रहे थे, आपको 17th निकालना था, आंसर आया था टी, याद आ रहा होगा। ये भी किया था हेवीएस्ट वाला। पहला स्टेटमेंट कह रहा था ए जो है वो डी से बड़ा है बट लाइटर देन सी, और सेकंड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कह रहा था ए और डी के बारे में दिया था, सी के बारे में दिया नहीं था। मैंने कहा था दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करोगे तब आंसर आ जाएगा। क्यों? पहले आपको ये दे रखा है ए और डी जो है वो हैवी है बी ई एफ से, मतलब ए है, बड़ा डी है, उसके बाद है बी ई एफ। आपको पूछा है हैवीएस्ट कौन है, बट आपको सी का तो डेटा मालूम ही नहीं है तो आप बता ही नहीं सकते हो। बट सेकंड स्टेटमेंट में आपको बता दिया है कि ए जो है वो डी से तो बड़ा है बट सी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सी। ये तभी पता चला दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, ये करते हैं अभी। प्रिया जो है वो 4 रैंक बिलो बैठी है, किसके? सीमा के, एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। मतलब ये मान लो 40 लोग हैं। क्वेश्चन पहले देख लो क्या कह रहा है, व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। टोटल कितने लोग हैं? 40। इसमें प्रिया कहाँ बैठी? सीमा से 4, और प्रिया की नीचे से पोजीशन क्या है? 31। मतलब प्रिया के ऊपर कितने लोग हो सकते हैं? 9 लोग। 31 + 9 40, और प्रिया जो है दैट इज 4 रैंक्स बिलो सीमा, मतलब प्रिया की नीचे से 31 है तो ऊपर से कितनी होगी? 10वीं रैंक होगी। ऊपर 9 लोग हैं तो 10th रैंक होगा। 10th के 4 ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या बैठी है? सीमा। आपको पूछ रहा है सीमा का रैंक बता सकते हो क्लास में? बिल्कुल बता सकते हो, ऊपर से भी बता सकते हो, नीचे से भी बता सकते हो। ऊपर से सीमा का रैंक हो जाएगा 6th रैंक, क्योंकि ऊपर 5 लोग रह जाएंगे, और नीचे से हो जाएगा 36th रैंक, 35th रैंक सॉरी, ऊपर 5 लोग रह जाएंगे। तो दोनों केस में आप सीमा का रैंक बता सकते हो। तो पहले स्टेटमेंट से तो आप सीमा का रैंक बता सकते हो। सेकंड ऐसा कह रहा है ईना जो है वो 2 रैंक अबाउ सीमा है और 37 फ्रॉम द बॉटम, मतलब पहले 31 दिया था, अब सेम ऐसा कह रहा है ईना जो है वो 37 है नीचे से, ऊपर से कितनी है? 4th पोजीशन पे, क्योंकि उसके ऊपर 3 ही लोग रहेंगे। अब ईना जो है दैट इज 2 रैंक्स अबाउ सीमा, ईना इससे 2 ऊपर है, मतलब नीचे से 39 है और ऊपर से सेकंड है। इस केस में भी तो आप सीमा का रैंक बता ही पा रहे हो। सीमा का रैंक क्या है? दैट इज ये सेकंड और 34 ऊपर से। तो दोनों स्टेटमेंट से आप सीमा का रैंक बता पा रहे हो। ठीक है, पूछा नहीं था रैंक कितना है, बस ये पूछा था बता सकते हो कि नहीं। बाय डिफॉल्ट कैसे, ऐसे भी अगर क्वेश्चन में देखते ना, यहाँ भी सीमा का जिक्र है और यहाँ भी सीमा का जिक्र है। द मोमेंट आपने सीमा के रेफरेंस दे दिया है, सीमा का रैंक बता ही दोगे आप बाकियों से निकाल के। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा टफ कैटेगरी का है, बट ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे इस साल। आपको कह रहा है कुछ आपके पास 3 डिजिट नंबर है, नहीं पता, बस इतना दे दिया है कि वो नॉन जीरो डिजिट है और दे आर मल्टीपल ऑफ 3, और एस मान लो उसका सम है। अगर मान लो मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या हो जाएगा? मान लो XYZ कोई नंबर है 3 डिजिट, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? X + Y + Z जो है वो 3 से डिवाइड होगा। मल्टीपल ऑफ 3 जैसे 6 है, 6 मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 2 6, तो XYZ क्या हो सकता है? 1 2 3 ऐसा कुछ। तो उसने क्या कहा आपके पास 3 डिजिट नंबर है, आपको नहीं पता है। मैं ऐसा मानता हूँ 3 डिजिट नंबर के केसेस मुझे लेने हैं। तो एक केस तो ये हो सकता है XYZ, एक हो सकता है XZY, एक हो सकता है YXZ, एक हो सकता है YZX, एक हो सकता है ZXY, एक हो सकता है ZYX। अब कोई भी XYZ मान लो एक नंबर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? X × 100 + Y × 10 + Z × 1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? XYZ मान लो अगर 123 है तो ये क्या लिख सकता हूँ? 1 × 100 + 2 × 10 + 3 × 1, यही तो लिखा हुआ है। 100 + 20 + 3 123 बनता है, तो 100 यूनिट 10th प्लेस में आप इसको ऐसा तोड़ सकते हो किसी भी नंबर को। तो XYZ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100X + 10Y + 1Z, ऐसा कुछ। सेकेंड केस है XZY, मतलब 100X + 10Z + 1Y, ऐसा।
नेक्स्ट केस में लिखा है वाई जेड एक्स, इधर हो जाएगा 100y प्लस 10x प्लस 1z। नेक्स्ट केस है वाई जेड एक्स, इधर हो जाएगा 100y प्लस 10z प्लस 1x। नेक्स्ट है जेड एक्स वाई, तो इधर हो जाएगा 100z प्लस 10x प्लस 1y। और लास्ट वाला केस है मेरा 100z प्लस 10y प्लस 1x। अब यहाँ चेक कीजिए, x 2 बार आ रहा है, यहाँ x, यहाँ y 2 बार आ रहा है और यहाँ z भी 2 बार आ रहा है। सेम यहाँ y भी 2 बार आ रहा है, यहाँ z भी 2 बार आ रहा है और यहाँ x भी 2 बार आ रहा है। ऐसा करके तो इसको मैं लिख सकता हूँ 200x प्लस y प्लस z, कॉमन ले लूँगा तो सेम यहाँ लिख सकता हूँ 20, 10 प्लस 10 20y, 20x 20z, तो यहाँ भी मैं 20 कॉमन ले लूँगा, x प्लस y प्लस z। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1x प्लस 1x 2x हो जाएगा। सेम 1z प्लस 1z कितना हो जाएगा 2z और 1y प्लस 1y हो जाएगा 2y, तो यहाँ भी मैं 2 कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z। ऐसा लिख सकता हूँ। तो वापस 200 प्लस 20 प्लस 2 तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 222 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में कॉमन था, मैंने 220 और 2 को ऐड कर दिया। फाइनली मेरे पास क्या आया 222 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। 222 को आप क्या लिख सकते हो 74 इंटू 3 लिख सकते हो, 74 इंटू 3 करोगे 222 आ जाएगा। अब ये यही लिखा हुआ है, 222 को मैं लिख सकता हूँ 74 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये 74 से तो डिविजिबल ही है ना, डायरेक्टली कट जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। एक 3 यहाँ पे है और मैंने आपको क्या कहा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसका मल्टीपल है 3 का, तो यहाँ भी मैं 3 लिख सकता हूँ। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो एस अगेन किससे डिविजिबल है 9 से भी, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, तो एक्स वाई जेड बाई डिफॉल्ट मल्टीपल ऑफ 3 होगा। 6 भी आएगा, 18 भी आएगा, 12 भी आएगा, तो 3 का ही मल्टीपल है। ठीक है, तो ये 9 से भी डिविजिबल है और 74 से भी डिविजिबल है। दिस वॉज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम माइंड में आप ऐसा सोच नहीं सकते हो। बट आज के बाद अगर आपको ऐसा कोई टर्म दिखे, एक और क्वेश्चन इसी थीम पे डिस्कस करूंगा, सेम क्वेश्चन आया है, सेम वहां पे भी यही करना है, एक्स वाई जेड ऐसे कुछ 3 नंबर पकड़ने हैं, उसको इस टाइप से तोड़ना है, 100x प्लस 10y प्लस 1z, ऐसे ऐसे इक्वेशंस बनानी है आपको, ऐड करना है। मतलब इसको अगेन 5-10 मिनट लग जाते हैं इस क्वेश्चन को, तो एग्जाम टाइम पे ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना होता है। बार बार कहूँगा सी सेट 66 मार्क्स का है, स्मार्ट प्ले करो, इंग्लिश में मार्क्स लो, रीजनिंग में मार्क्स लो और लास्ट में मैथ्स में मार्क्स लिया करो। ये हमने देख ही लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कुछ प्लेयर है ए बी सी डी, उन्होंने टेस्ट मैच में पहले इनिंग में कितने बनाए, कितने बॉल में बनाए, सेकंड इनिंग में कितने बनाए और कितने बॉल में बनाए। पहले एक काम करो, पहले वाले का ऐड करो, 61 रन प्लस 14 रन कितना हो जाएगा 75 रन। 75 रन उतने कितने बॉल में बनाए 175 बॉल में, 99 प्लस 76 करोगे तो 175 आ जाएगा। सेकेंड देखो, इसने 5 और 50 55 रन बनाए, 55 रन कितने बनाए 97 बॉल में, 85 प्लस 12। तीसरा केस है 15 और 20 कितने रन बनाए 35 और बॉल कितने ले लिए 125। और फोर्थ केस है 13 और 12 कितने रन बनाए 25 रन और बॉल कितने ले लिए 105। ठीक है, अब पहला वाला केस देखिए, 75 जो है उसका डबल कितना होता है 150, तो ये हाफ से कम ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉल ले लिए, मतलब 40% के अराउंड है रन स्कोरिंग। इसको देखिए 55 का डबल कितना होता है 110, तो ये हाफ से ज़्यादा है स्ट्राइक रेट इसका, मतलब हर एक बॉल पे ये एक से ज़्यादा रन, हर 2 बॉल पे ये एक से ज़्यादा रन बना रहा है। दिस इज मोर देन हाफ, दिस इज लेस देन हाफ। इसको देखिए 35/125 ये कितना हो जाएगा 1/4, ये तो और भी कम है, और ये कितना हो जाएगा 1/5, 25/105। अब देखिए सबसे फास्टेस्ट रन कौन बना रहा था, ये
97 बॉल में इसने 55 बना दिए। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? बी। कुछ नहीं, रन को बॉल से डिवाइड करना था। पहले वाले ने 75 रन बनाए 175 बॉल में, मतलब ये 40% स्ट्राइक रेट के हिसाब से रन बना रहा है। डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 175 को आप 75 से डिवाइड करेंगे, 75 टू ज़ा कितना हो जाएगा? 150, और ये आ जाएगा 25। अगेन पॉइंट में समथिंग आएगा, 2.3 के करीब आएगा ये। अब 55 97 को डिवाइड कीजिए 55 से, 55 वन ज़ा 55, कुछ आएगा 42 समथिंग। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। देख रहे हो सबसे कम डिविजिबिलिटी यहीं पे आ रहा है, सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट इसी का है। आंसर हो जाएगा बी। ये कैलेंडर वाला भी क्वेश्चन कल किया था, 10 अक्टूबर 2027। मैंने आपको कहा था 10 अक्टूबर 2021 यूपीएससी का पेपर था, संडे था, बाय डिफॉल्ट आपको पता था ये। अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा है सम ग्रीन आर ब्लू, यहाँ करते हैं। पहला स्टेटमेंट है सम ग्रीन आर ब्लू। मान लो ये ग्रीन है, बचा हुआ क्या हो जाएगा? ब्लू। अब सम ब्लू आर ब्लैक, कुछ जो ब्लू है ये क्या है? ब्लैक। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम ग्रीन आर ब्लैक, कुछ ग्रीन जो है ब्लैक है, नहीं है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। दूसरा कह रहा है नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक, अभी तक ये प्रूव हो रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए ऑल ग्रीन आर ब्लैक, क्या सभी ग्रीन ब्लैक है? नहीं, ये भी कट जाएगा। और फोर्थ कह रहा है ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, क्या सभी ब्लैक ग्रीन है? नहीं, तो ये भी कट जाएगा। मतलब मेरा आंसर वही होना चाहिए जिसमें सिर्फ कंक्लूजन 2 हो। आप ऑप्शन देखिए, पहले में दे रहा था 1 and 2 ओनली राइट है, 1 तो मैंने देखा रॉन्ग था तो ये तो कट गया। सेकंड है 2 और 3 फॉलोज, 3 भी मेरा रॉन्ग था तो ये भी कट जाएगा। 3 and 4 फॉलोज, 3 और 4 दोनों रॉन्ग थे, बचा क्या आंसर? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 नॉर 3 नॉर 4 फॉलोज। यहाँ आंसर 2 मेरा राइट आ रहा था, बट कोई ऑप्शन में सिर्फ आंसर 2 था नहीं, इसीलिए मैं आंसर डी के साथ जाऊंगा। ठीक है, सबसे बेस्ट पहले ये वाले क्वेश्चन कर लिया करो, दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चन, बस डायग्राम बनाना होता है और करना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको कोई सीक्वेंस दे दिया है, उसमें आपको वैल्यू निकालना है। इसको थोड़ा आप गौर से ऑब्जर्व करके बताइए तो क्या हो सकता है इसमें सीक्वेंस। बाद में मैं बता ही दूंगा, पहले आप देखिए और बताइए। सिक्स 607, यस राइट। क्या क्या सीक्वेंस क्या फाइंड किया आपने? यस, इंटू 3 + 1 चेक कीजिए। 2 × 3 6 होता है, 6 + 1 कितना होगा? 7, 7 × 3 21, 21 + 1 22, 22 × 3 66 + 1 × 3 + 1 चल रहा था। अब मान लो अगर किसी को हिट नहीं हुआ ये, मैंने कल आपको क्या बताया था? ट्रायंगुलर मेथड। आप इसको लिखिए 2 7 22 67 202 और x जो आपको निकालना है। पहले ट्रायंगुलर मेथड में क्या करना पड़ता है? डिफरेंस, 7 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। 22 और 7 में कितने का है? 15 का। 22 और 67 में कितने का है? 45 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 135 का। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस मुझे नहीं पता, बट सेकेंड लेवल में इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितने का आ जाएगा? 10। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितने का आ जाएगा? 30। और इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितने का आएगा? 90। मतलब इंटू 3 हो रहा है, तो 90 के बाद इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे? 270। 93 × 270। 270 को अगर मैं 135 में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 405। 270 + 135 अगर करूंगा तो सेम 405 और 202 को ऐड करूंगा, क्या हो जाएगा? 607। आंसर मेरा हो गया 607।
अगर आपको सीक्वेंस कभी समझ में नहीं आ रहा है, ट्रायंगुलर मेथड लगाइए, दुनिया का कोई भी सीक्वेंस होगा, कितना भी टफ होगा, आपका आंसर इंस्टेंट आ जाएगा। ट्रायंगुलर मेथड में यही करना पड़ता है, डिफरेंस लेते रहना पड़ता है। यहाँ भी आप देख रहे थे इंटू 3 हो रहा था, बट इधर भी नहीं समझ में आएगा तो और ईजी कर दीजिए। 10 इंटू 3 30 होता है, 30 इंटू 3 90 होता है, तो 90 इंटू 3 कितना होगा 270। 270 को इसमें ऐड करना है पुराने वाले में, तो ये हो जाएगा 405। 405 को इसमें ऐड करना है तो आंसर हो जाएगा 607। वैसे दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको सीक्वेंस कभी ऐसा दिया होता है ना 2 4 6 8 10 12 ऐसा करके, तो दिख रहा है यार ये धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं, तो एडिशन ही हुआ होगा। या फिर ऐसा भी अगर दिया होता है ना 2 12 22 32 42, तो दिख रहा है पांचवें या छठवें तक 42 तक ही गए, ऐड हो रहा है। बट अगर आपको सीक्वेंस ऐसा दे देगा ना 2 8 32 128, अब क्या हो रहा है इंटू 4 हो रहा है, ठीक है, इंटू 4 देख रहे हो। यहाँ चौथे नंबर तक कहाँ पे थे आप 32 पे, यहाँ देखो चौथे नंबर पे आप कहाँ हो 128 पे। जब सीक्वेंस अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, समझ लेना मल्टीप्लिकेशन चल रहा था। यहाँ भी देखो 2 से सीधा 202 आप पाँचवें नंबर पे पहुँच गए। एडिशन चल रहा होता ना तो 2 के बाद कितना भी ऐड करते, 50 भी ऐड 40 भी ऐड करते ना तो 42 होता, 82 होता, 122 होता, 162 होता। यहाँ देखो कहाँ तक पहुँच गए, मतलब मल्टीप्लिकेशन चल रहा था। मल्टीप्लिकेशन में सीरीज अचानक भागते रहती है, तो अगर कभी सीरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख जाए ना, बाय डिफॉल्ट समझ जाए मल्टीप्लिकेशन चल रहा था। अब मल्टीप्लिकेशन से कुछ लिंक रख लो, जैसे उन्होंने पहचान लिया 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। ये भी अगेन ईजी वाले होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना मत कभी। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको निकालना क्या है, आपको पूछ रहा है व्हाट डे इज द 14th ऑफ अ गिवन मंथ, किसी भी महीने की 14 तारीख को क्या आएगा ये पता करना है आपको। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। वो कह रहा है डे का लास्ट डे क्या है वेडनेसडे। अब महीना तो पता ही नहीं है, तो अगर मान लो मैं फरवरी मानूं तो 28 तारीख हो जाएगा वेडनेसडे। अगर मैं जनवरी मानूं तो 31 तारीख हो जाएगा वेडनेसडे। अगर मैं अप्रैल मानूं तो 30 तारीख हो जाएगा वेडनेसडे। अब मुझे पता ही नहीं है महीना कौन सा है, तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि लास्ट डे पे डिपेंड करता है। अगर फरवरी का 28वां लास्ट दिन है तो उसके हिसाब से मैं 14 दिन निकालूंगा, बट इसके हिसाब से अलग हो जाएगा, 31 के हिसाब से, इसके हिसाब से। तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से मैं नहीं निकाल सकता हूँ। बट सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज 17th डे। आपको ये बता दिया है थर्ड सैटरडे क्या था, 17th क्या था आपका थर्ड सैटरडे। अब 17 तारीख क्योंकि सैटरडे है, 16 तारीख क्या हो जाएगा फ्राइडे, 15 तारीख क्या हो जाएगा थर्सडे, और 14 तारीख क्या हो जाएगा वेडनेसडे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डे इज द 14th ऑफ गिवन मंथ। 14वें तारीख को क्या था वेडनेसडे, निकाल लिया आपने। तो ये आप किससे निकाल पाए, स्टेटमेंट 2 से, क्योंकि लास्ट डे। अब पहले वाले से मैं क्यों नहीं निकाल पाया, यहाँ पे मुझे बता दिया है कौन सा दिन था 17वां, तो 17 से मुझे 3 पहले आने थे, यहाँ मुझे लास्ट डे बताया ही नहीं था। अब मान लो जनवरी का महीना होता तो लास्ट डे 31 आ जाता, उसके हिसाब से अगर मैं 14 आऊँ तो गलत आंसर आएगा, 28 के हिसाब से मैं 14 आऊँ तो गलत आंसर आएगा। हर महीने के दिन अलग होते हैं, इसीलिए पहले वाले से मैं नहीं आ सकता था। बट सेकेंड वाले में मुझे ये बता दिया गया था कि 17 तारीख जो है वो क्या थी सैटरडे, 3 दिन पहले आना था, तो मुझे 14th डे मिल जाता। सेकेंड स्टेटमेंट से मैंने आंसर निकाल लिया, आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है हाफ ऑफ द विलेजर्स, हाँ, हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउस, मतलब 50% लोगों के पास खुद का घर है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टीवेट पैडी, 1/5 मतलब 20% लोग क्या कर रहे हैं पैडी उगा रहे हैं, मतलब गेहूं उगा रहे हैं। नेक्स्ट 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, 1/3 मतलब 33% लोग कैसे हैं पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट
4/5 ऑफ द विलेजेस आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। 4/5 मतलब 80%, 80% जो है गांव का वो 25 साल से नीचे है। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है फिर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट। 50% लोगों का घर है, लिटरेट कितने हैं? सिर्फ 33%। क्या पॉसिबल है कि जितने भी लोग लिटरेट है उन सबका अपना घर है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका नंबर ज्यादा है, इसका नंबर कम है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जितने भी विलेजर्स है जिनका खुद का घर है वो पढ़े लिखे हैं। घर कितने लोग हैं? 50% लोग हैं, पढ़े लिखे कितने? 33%। क्या ये पॉसिबल है जितने भी लोगों का घर है वो सब पढ़े लिखे हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे की संख्या ही कम है गाँव में। पढ़े लिखे की संख्या अगर ज्यादा होती, मतलब उल्टा होता, अगर ये 50% होता वो 33% होता, तो एक टाइम पे मान सकते थे कि गांव में 33% लोग जो है उनका खुद का घर है और 50% पढ़े लिखे हैं, तो सबके सब जो पढ़े लिखे उनका घर हो सकता है। बट पहला स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता। सेकेंड क्या कह रहा है? सम विलेजर्स, कुछ गांव वाले जो 25 साल से छोटे हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब 25 साल से छोटे कितने लोग हैं? 80 लोग, 80% लोग, और पढ़े लिखे कितने? 33%। तो हो ही तो सकता है यार। अब मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 80 25 साल के नीचे और 33% पढ़े लिखे हैं। ऐसा मान के चलता हूँ कि बचे हुए 20% जो 25 साल के ऊपर है वो पढ़े लिखे होंगे, बट अगले जो 13 लोग आएंगे वो तो इसी में से आएंगे। तो ये भी क्या कहा है? सम। बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? राइट। सूरज सर, एक मिनट, बैक हो गया। इसका आंसर 2 हो जाएगा। सम विलेजेस अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट, क्योंकि हमको पता था लिटरेट कितने थे? 33%, और गांव वाले 25 के नीचे कितने थे? 80%। अब मान लो कुछ 25 के ऊपर होंगे, 20% वाले भी होंगे, स्टिल यहाँ 13% ऐसे लोग हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट 80% की कैटेगरी में फॉल करेंगे और वो 25 ईयर्स के नीचे होंगे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है जय और विजय 2 दोस्त थे और उन्होंने पेन और पेंसिल खरीदने में इक्वल अमाउंट स्पेंड किया। जितना पैसा जय ने लगाया उतना ही पैसा विजय ने लगाया। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर जय ने 3 पेन और 5 पेंसिल खरीदा, 3 पेन प्लस 5 पेंसिल, उतना विजय ने उसी पैसे में कितना खरीदा? 2 पेन और 7 पेंसिल, इज इक्वल टू 2 पेन प्लस 7 पेंसिल। आपको फिर इक्वेशन निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये दोनों बराबर दिया हुआ है, पेन को इधर लेके आ जाओ, ये क्या हो जाएगा? 3 पेन, यहाँ से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 पेन इज इक्वल टू 7 पेंसिल माइनस 5 पेंसिल, ये क्या हो जाएगा? 1 पेन इज इक्वल टू 2 पेंसिल। स्टेटमेंट पढ़ो पहला, पेंसिल कॉस्ट मोर देन पेन
पेंसिल जो है वो पेन से ज़्यादा महंगा है, हो ही नहीं सकता। सेकंड, द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन, ये भी बराबर नहीं। तीसरा पढ़ो, द प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल, बिल्कुल सही है। एक पेन का प्राइस कितना है? पेंसिल के 2 टाइम्स, यही स्टेटमेंट कह रहा है, प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल। ऑप्शन सी राइट। हाँ, अब ये भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है P एक लड़का है और Q भी एक लड़का है। P ने जो है 40% ज़्यादा स्कोर किया है, किससे? Q से। और वही स्टेटमेंट को उल्टा क्या कह रहा है? Q ने 10% लेस मार्क्स स्कोर किए हैं। एक तो P के बारे में कह रहा है P ने 40% ज़्यादा स्कोर किया और Q ने 10% कम स्कोर किया। इसका मतलब यह है 40% मार्क्स किसके बराबर हो जाएंगे? 10% के। ये ऐसा कहना चाह रहा है, मान लो आपका नाम सृष्टि है ना, सृष्टि ने आपसे 40% ज़्यादा स्कोर किया और सेकंड पर्सन ये कह रहा है आपने इनसे 10% ज़्यादा कम स्कोर किया। दोनों बात एक ही कह रहे हैं बट अलग अलग आदमी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। तो 40 मार्क्स किसके बराबर हो गए? 10% के। तो 100 मार्क्स 100% किसके हो जाएंगे? 400 मार्क्स का इंटू 10 कर देंगे। अब P को कितना मिला है? 400 मार्क्स। Q कितना कम स्कोर किया है? 40 मार्क्स। 400 से 40 माइनस करोगे कितना आएगा? 360। आंसर है 360, क्योंकि पूछ रहा है Q ने कितना स्कोर किया। हमको बस ये पता था 40 मार्क्स किसके बराबर है? 10% के। तो 100% मार्क्स किसके बराबर हो जाएगा? 400 मार्क्स के। 400 मार्क्स P ने स्कोर किया और P से Q ने कितना कम स्कोर किया है? 40 माइनस करोगे और आंसर इज 360 मार्क्स। ये सब क्वेश्चन मतलब 2-2 मिनट में हो जानी चाहिए, 2 मिनट से भी कम में। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, किसी कोड में मैथमेटिक्स को ये कुछ लिख रखा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या है, ऐसा कुछ लिख रखा है। तो पूछ रहा है केमिस्ट्री को क्या लिखेंगे। गौर से देखो क्या किया है उन्होंने। और हाँ एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया है? m+m-1 किया है और a+1 किया है। देख रहे हो JKLM होता है, JKLM, m से -1 गए और सेकंड वाले से क्या हुआ? +1 गए, फिर t से -1 गए, ST होता है, फिर नेक्स्ट वाले से क्या गए? +1 गए। ऐसा कर रहे थे। तो केमिस्ट्री में भी आपको यही करना है। आपको क्या करना है? C में -1 करना है, E में भी -1 करना है, I में -1 करना है, जो ऑड वाले हैं CEITY, इन सब में -1 करना है और H, M, S और R इन सब में +1 करना है। द मोमेंट आप C में -1 करोगे B आएगा, तो ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे। अब चेक करो, ये दोनों में BID कॉमन है, BID कॉमन है। फोर्थ लेटर कौन सा था? M। M में भी आप क्या करोगे? -1 नहीं +1 करोगे, ऑड है। M के बाद क्या होता है? N, N बस इसी में आंसर क्या हो जाएगा? B। एक पहले अल्फ़ाबेट में हम लोग -1 कर रहे थे, सेकंड में +1, -1 +1 -1 +1, सेम आपको केमिस्ट्री में करना है। C -1 हो जाएगा B, H +1 हो जाएगा I, E -1 हो जाएगा D, M +1 हो जाएगा N, BIDN इसी ऑप्शन में है बस। ठीक है, बाकी वेरीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट है। टेस्ट में क्वेश्चंस कितने हैं? 90। 5 मार्क्स आपको मिल रहा है एवरी करेक्ट आंसर पे, और एवरी रॉन्ग आंसर पे कितना डिडक्ट हो रहा है? 2 मार्क्स हर गलत पे। अब अगर आपने 90 के 90 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वो ऐसा कह रहा है स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले? 387। तो उसने कितने गलत आंसर दिए? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो माइनस कितना होगा? 7 मार्क्स जाएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स तो राइट के भी नहीं मिलेंगे और 2 मार्क्स तो नेगेटिव भी था। मतलब आप अगर एमपीएससी या यूपीएससी में क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो रॉन्ग का कॉस्ट 2.66 होता है। क्यों? अगर राइट करते तो 2 मार्क्स मिलते, वो तो वैसे ही गए, उल्टा -66 आया। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूं 90 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन राइट करने पे कितने मार्क्स थे? 5 मार्क्स।
तो टोटल 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा 450, बट उसको मिले कितने 387, 450 में से 387 माइनस करोगे कितना आएगा 63। अब मुझे एक पता था कि एक क्वेश्चन भी रॉन्ग होगा तो कितने जा रहे थे 7 मार्क्स जा रहे थे, एक तो 5 मार्क्स राइट के और 2 मार्क्स नेगेटिव। 63 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 9, 9 7 63, पहला ऑप्शन है 9, मार्क करो आगे बढ़ो। ठीक है, क्यों 9? क्योंकि आपको ये पता था रॉन्ग हो गया है क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स जो राइट होने पे मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे और 2 मार्क्स तो फ्री में ऐड होंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आपका हर एक क्वेश्चन पे 7 मार्क्स का नुकसान हो रहा है, हर एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर देना, 9 क्वेश्चन हो जाएगा। एक लड़का है P, उसके 3 दोस्त हैं X, Y और Z। अब X जो है P ने अपने दोस्तों को पूछा कि X तेरे पास पैसे कितने हैं, तो X ने जवाब दिया अगर Y मुझे 40 रुपये दे देगा तो Y के पास आधे बचेंगे जितने Z के पास है, ऐसा कुछ तो भी जवाब दिया उसने। और उसने बोला अगर Z मुझे 40 रुपये देगा तो हम तीनों के पास इक्वल अमाउंट होंगे। तो अब Z किसको 40 रुपये देगा, X को, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, तो X प्लस 40 प्लस Q Z से इसको पैसे मिले इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू Z माइनस 40। Z से 40 रुपये कम हो गए, इक्वल क्यों किया, क्योंकि यहाँ कहा है हम तीनों के पास इक्वल अमाउंट होगा, इसे तीनों को मैंने इक्वल कर दिया कि X को अगर Z 40 रुपये देगा तो X में 40 रुपये जोड़ दूंगा, Y के पास भी इक्वल अमाउंट होगा और Z माइनस 40, क्योंकि Z ने दिए, वो ये कह रहा है अगर Z मुझे 40 रुपये देगा ना तो हम तीनों के पास इक्वल अमाउंट होगा, तो मैंने इन तीनों को इक्वल कर दिया, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या कह रहा है, अब सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या कह रहा है, X ने कहा अगर Y मुझे 40 रुपये देगा तो Y के पास Z जितने आधे हो जाएंगे, मतलब Y माइनस 40 कर लो, Y ने कितने रुपए दिए थे 40 रुपये, तो Y से 40 रुपये माइनस कर दूंगा तो Y के पास कितना बचेगा, जितना Z के पास है उससे आधा। इफ Y gives me 40 then Y will have half of as much as Z have, Z by 2, ऐसा कुछ इक्वेशन लिख सकता हूँ। Y माइनस 40 इज इक्वल टू Z by 2। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, Y ने अगर 40 रुपये दिए तो Y के पास कितना बचेगा, जितना Z है उसका आधा। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 2Y माइनस 80 इज इक्वल टू Z, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप Z की वैल्यू जो है उसमें से कुछ भी रख दो, जैसे एक इक्वेशन में इतना ले लेता हूँ Y इज इक्वल टू Z माइनस 40, एक इक्वेशन ये हो गया, और एक इक्वेशन क्या था मेरा यहाँ पे पास Z इज इक्वल टू 2Y माइनस 40, मैंने Z की वैल्यू यहाँ डाल दी, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा Y इज इक्वल टू 2Y माइनस 80 माइनस 40, ऐसा कुछ इक्वेशन हो जाएगा। Z के जगह मैंने ये पूरी वैल्यू डाल दी, ये वाली वैल्यू Z के जगह पे, बस उतना ही किया है, इक्वेशन यही रहेगा। अब ये क्या हो सकता है, Y इज इक्वल टू 2Y माइनस 120, 120 को इधर ले आओ, Y को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 2Y माइनस Y, तो Y की वैल्यू कितने आ गई मेरे पास 120। द मोमेंट मेरे पास Y की वैल्यू 120 आ गई यहाँ पे, अब Y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 120 इज इक्वल टू Z माइनस 40, ये इक्वेशन। द 40 को मैं इधर ले आऊंगा तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। अब ये इक्वेशन भी x प्लस 40 इज इक्वल टू वाई, तो x प्लस 40 आपके पास कितना है y की वैल्यू कितनी थी 120, तो x आपके पास कितना हो जाएगा 80, 80 प्लस 160 प्लस 120 कितना होगा, 80 प्लस 160 हो जाएगा 240, और 240 प्लस 120 कितना होगा 360। वेरीफाई भी कर लो। अब यहाँ 80 अगर x की वैल्यू है, 80 प्लस 40 करेंगे तभी 120 आएगा, और 160 माइनस 40 करेंगे तभी 120 आएगा, तीनों वैल्यू वेरीफाई हो रहा है। x मेरा कितना आ रहा था 80, 80 में अगर 40 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 120। y की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है 120, और z कितना था 160, 160 में से भी 40 माइनस करूंगा तो 120। 120 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 120, इक्वेशन भी वेरीफाई हो गया। दो इक्वेशन बनाने थे आपको, पहला इक्वेशन ये था, वापस अगर दिखाऊं तो
पहला आपके पास इक्वेशन ये दे रखा था कि x प्लस 40, x को 40 रुपये मिले, किसने दिए, z ने, और जब ये इक्वेशन पूरा हो जाएगा तो तीनों के पास इक्वल अमाउंट होगा। ये तो पहला इक्वेशन है आपके पास। और दूसरा इक्वेशन ये कह रहा था कि y ने जब 40 रुपये दे दिए तो y के पास कितना बचा, जितना z के पास आधा है। मैंने क्या किया था, ये इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, 2y माइनस 80 इज इक्वल टू z। z की वैल्यू मुझे मिल गई थी, z की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में डाल दी और कुछ नहीं। इस इक्वेशन में डाल के एक बार y के साथ इक्वेशन बना लिया, y के साथ इक्वेशन बना लिया। y के साथ इक्वेशन क्यों बनाया, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। द मोमेंट आपको y की वैल्यू मिल गई, आप y के साथ इसको इक्वेट कर दो या इसको इक्वेट कर दो। मैंने देखा था y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 120। डायरेक्टली x भी निकाल सकते थे, x प्लस 40 इज इक्वल टू 120 है, x की वैल्यू हो जाएगी 80, x की भी 80 मिल गई, y की भी वैल्यू 120 मिल गई। अब क्या क्या ऐसा रखेंगे कि 40 कम करेंगे कि 120 आएगा, 160 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 160 हो सकती है, या इक्वेशन भी निकाल लो, 120 इज इक्वल टू z माइनस 40, माइनस 40 इधर आ जाएगा, z इज इक्वल टू 160, 160 प्लस 120 प्लस 80 ऐड करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 360। थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन, बट अगेन इक्वेशन बनाते तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ, अब ये घड़ी वाला क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है ऐसा कब होगा कि घंटे की जो सुई काटा होता है और मिनट का सुई वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, ऐसा। इसके लिए पहले घड़ी बना लेते हैं, और घड़ी बहुत अच्छा बनाते हैं। मान लो यहाँ 12 बज रहे, यहाँ बज रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये ऐसा कह रहा है कि 180 डिग्री घड़ी के कांटे में और मिनट के कांटे में कब होंगे, ठीक है। पहला पढ़िए 7 बजे। 7 बजे मतलब क्या होगा, घड़ी का कांटा इधर है और 12 बजे इधर है, ऐसा कुछ। क्या ये 180 डिग्री है? नहीं है। 180 डिग्री कब होगा, जब सीधा होता। ये 180 डिग्री से कम ही है। पहला वाला कट गया हमारा। सेकेंड वाला कह रहा है बिटवीन 7 और 7:05 पे, मतलब 7 यहाँ पे और 7:05 मतलब ये एंगल यहाँ कहीं होगा। एग्जैक्टली रुको, इसको थोड़ा सही से बनाने दो, इरेजर। अब ये कह रहा है जब 7 बजे और 7:05 पे, मतलब बिटवीन 7 आवर्स एंड 7.5 आवर्स। 7 बजे घड़ी का टाइम कुछ ऐसा होगा, और 7:05 में क्या होगा, हल्का घड़ी इधर आएगा और ये हो जाएगा ऐसा। क्या ये 180 डिग्री बना रहा है? नहीं, ये भी नहीं बन रहा है 180 डिग्री, क्योंकि देख रहे हो स्लाइड चेंज है 7:05 पे। तीसरा कह रहा है एट 7:05 आवर्स, एग्जैक्टली 7 बज के, मतलब सॉरी, पहला वाला कहता 7 और 7:05 में, मतलब यहाँ कहीं ऐसा। ये भी 180 डिग्री नहीं बन रहा था। तीसरा वाला क्या कह रहा है, 7:05 पे, इसमें भी नहीं बन रहा है। चौथा वाला स्टेटमेंट आप पढ़ो। इसमें कह रहा है बिटवीन 7:05 आवर्स एंड 7:10 आवर्स, मतलब मिनट का कांटा इन दोनों के बीच में, 7:05 और 7:10। अब आप एक बात बताओ, जब मिनट की सुई 12 पे रहती है तभी घड़ी की सुई एग्जैक्टली 7 पे होगी। जैसे ये मूव करेगा, 7 भी तो थोड़ा आगे मूव करेगा, तो मिनट की सुई अभी यहाँ कहीं रहेगी, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसके बीच वाला टाइम एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ये 7:05 और 7:10 के बीच में। ये आप देखो, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। एग्जैक्टली इस साइड से भी कंपेयर करोगे और इस साइड से भी कंपेयर करोगे, क्योंकि मिनट घड़ी वाली जो कांटा रहेगा वो भी 7 बजे नहीं रहेगा, 7 से थोड़ा उठा हुआ रहेगा, और ये भी 5 और 10 के बीच में रहेगा। पहले क्या हो रहा था, ये इधर था और ये ऐसा था, मतलब 7 और 7:05 में क्या हो रहा था, ये ऐसा था और ये ऐसा था, तो ये 180 डिग्री तो कभी नहीं हो रहा था, इसीलिए सेकंड वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया था। बट द मोमेंट फोर्थ पे आएगा वो एग्जैक्टली यहाँ कहीं होगा, 7 और 7:05 और 10 के बीच में, और 7 वाली मिनट भी यहीं पे होगी। और ये टाइम भी बता देगा आपको, 7:05 और 27 सेकंड पे एग्जैक्टली 180 डिग्री बनाते। जब हम क्लॉक पढ़ते हैं ना, तो कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिस पे ये टाइम आएगा, और कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बता दूंगा जब 1-2 क्वेश्चन और क्लॉक के करेंगे। आई विल टेल यू एग्जैक्टली कैसे निकालना होता है, एंगल कितना आएगा वो भी हम कर लेंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं।
आपको क्वेश्चन कह रहा है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन है 3p + 4p + pp + pp = rq2। मतलब ऐसा 3p 4p pp और pp ये किसके बराबर हो जाएगा? rq2। मतलब 1 2 3 4 4p ऐड करने पे एंड में कितना आना चाहिए? 2। या तो 4 3 12, p की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 3, तभी एंड में 2 आएगा। मान लो p की वैल्यू 1 रख दो, 4 1 कितना होता है? 4, 2 तो आएगा ही नहीं कभी। p की जगह 2 रख दो, 4 2 कितना होता है? 8, यहाँ भी नहीं आएगा। अगर आप p की जगह 3 रख दोगे तो एंड में 12 आता है, 2 तो आएगा ही आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 4 रखोगे तो क्या होगा? 16, 6 आ रहा है। 5 रखोगे तो 20 आएगा, 6 रखोगे तो 24 आएगा, 7 रखोगे तो 28 आएगा, बट 8 रखोगे तो वापस क्या हो जाएगा? 32। वापस 2 आ रहा है एंड में, तो p की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। तो मैं अलग अलग केसेस बनाता हूँ। पहला केस ऐसा बनाता हूँ जहाँ 3 हो जाएगा मेरा p का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? 33, ये हो जाएगा 43, फिर pp 33 और 33। p की जगह मैंने 3 डाल दिया पहले वाले केस में, ऐसा कुछ इक्वेशन हो जाएगा। अब जब आप इसको ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा? 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 12। 1 कैरी कर लीजिए, 3 + 1 4, 4 + 4 8 और 8 + 6 14, ये हो जाएगा 142। एक केस ये भी तो था जहाँ p की वैल्यू क्या आ रही थी? 8, उसका भी इक्वेशन बना लीजिए। ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 88 और 88। इसको भी ऐड कर लीजिए, 8 4 32, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 कैरी कर लिया आपने, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 16 26, ये हो जाएगा 262। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब इन दोनों का एवरेज क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम, जितने भी सम आए इन दोनों को ऐड करके इनका एवरेज क्या होगा। एक से आया है आपको 262 और दूसरे से आपका सम आया है 142। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 और ये 1 कैरी रहेगा तो 404। 404 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 202। 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि एवरेज लेना था, मीन लेना था। 2 इसलिए क्योंकि 2 वैल्यू आए थे तो 2 से डिवाइड करूंगा, 404 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 202। अब अगेन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था ये, क्योंकि पहले आपको p के केसेस बनाने पड़ते कि p 3 भी हो सकता है और p 8 भी हो सकता है, फिर उसका अरिथमेटिक मीन लेना था और फिर उसको सॉल्व करना था। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने कहा आपको क्या करना होता है? सीधा ऑप्शन उठा के डालना पड़ता है। अब मान लीजिए पहला वाला आप ऑप्शन डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी बी ए ए, मतलब ये वाला ऑप्शन डाल रहा हूँ मैं, बी बी ए, फिर उसके बाद बी है, बी बी ए, ऐसा कुछ है। तो देखिए बी बी ए बी बी ए, कुछ बन नहीं रहा है, पहला वाला कट जाएगा। सेकेंड वाला कह रहा है बी बी ए बी, ऐसा कुछ, बी बी ए बी, ये भी कुछ नहीं बन रहा है, सेकेंड वाला भी मैं काट दूंगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी बी और बी ए, फिर उसके बाद क्या है? ए बी, उसके बाद अगेन क्या है? ए, तो ये हो जाएगा ट्रिपल बी ए, मतलब ट्रिपल बी ए बी, ये भी कुछ नहीं फॉर्म हो रहा है। लास्ट वाला जब आप डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बी, ए बी बी। हाँ, अब आप देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, मतलब अगर फोर्थ वाला आप देखेंगे ना, फोर्थ वाला मैच कर रहा है। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, डैश बी डैश ए डैश बी ए डैश बी। अब आप लास्ट वाला डालते जाइए, पहले वाले में आप ए डाल दीजिए, सेकंड वाले में आप बी डाल दीजिए, थर्ड वाले में आप वापस ए डाल दीजिए और फोर्थ वाले में आप वापस बी डाल दीजिए। ये देखिए ए बी बी ए बी और वापस आप जाएंगे तो ए बी आता है, मतलब ये ए बी ए बी ए बी, ऐसा कुछ आ रहा है। आंसर विल बी डी।
इसमें यही होता है, आप ऑप्शन उठाइए, पुट कीजिए, टाइम लगता है बट ये श्योर शॉर्ट मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, एक के बाद एक जो आते हैं। तो 100 चाहिए, 5 चाहिए, तो मैं मानता हूँ बीच वाला 20 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। पहला मैं मान लेता हूँ 20 क्यों पकड़ा, 20 5 100 होता है। 5 कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, तो 20 के बाद क्या आता है 21, 21 के बाद क्या आता है 22, और 20 के पहले भी क्या आता है 19, और 19 के पहले क्या आता है 18। 19 प्लस 21 कितना हो जाएगा 40, 18 प्लस 22 भी कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा कह रहा है, बिल्कुल सही है। ये क्या हो जाता है 6, ये भी क्या होता है 6। मैंने बताया था 3 केसेस होते हैं जहाँ फॉलो होता है। एक बार हमने -1 0 -1 भी किया था क्लास में, आपको बताया था। मतलब ये चीज़ सेम कहाँ हो जाएगा, -1 इंटू 0 इंटू 1 करोगे, ये वही होता है -1 प्लस 0 प्लस 1, ये भी आ जाएगा पूरा 0, -1 से +1 कट जाएगा, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। सेम जैसे 1 2 3 है, वैसे ही आपका -1 प्लस -2 प्लस -3 करोगे तो ये हो जाएगा -6, और इनको मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 इंटू -3 हो जाएगा -6। तो ये 3 ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे प्रूव होता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी राइट है, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 ओनली।